अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। द विचर सीजन 1 एपिसोड नंबर 5। पिछले एपिसोड के मुकाबले इस बार टाइमलाइन फिर से थोड़ी चेंज हुई है। अगर हम सीरी की टाइमलाइन को प्रेजेंट माने तो इसके 13 साल पहले गेरिल्ड है और उसी के साथ साथ 13 साल पहले येनिफर की कहानी चल रही है। यानी येनिफर और गेरिल्ड फिलहाल सेम टाइमलाइन में हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शख्स से जिसके आसपास कई सारे बॉडी पार्ट्स हैं और वो खुद को शीशे में नेकेड देख रहा है। उसके पास कहर नाम का एक शख्स पहुंचता है। कहर को हमें पहले भी दिखाया जा चुका है। ये वही सोल्जर है जिसने सीरी को किडनैप किया था। एक्चुअली जिस शख्स को हमें फिलहाल दिखाया जा रहा है ये एक डॉपलर है। डॉपलर इस दुनिया के वो लोग होते हैं जो अपना रूप बदल सकते हैं। इनके पास स्पेशल ताकतें होती हैं जिसके जरिए ये अपनी आवाज, अपनी रंगत, अपनी हाइट सब चेंज कर सकते हैं। बस इन्हें जिसका रूप लेना होता है, इनका बॉडी वेट और उस शख्स का बॉडी वेट सेम होना चाहिए। तो निल्फगार्ड इस डॉपलर का इस्तेमाल करने वाला है। असलियत में ये दिखने में काफी खतरनाक लगते हैं, मगर जब ये एक बार अपना रूप बदल लेते हैं तो जिस इंसान का इन्होंने रूप लिया है उसकी यादें भी इन्हें पता चल जाती हैं। इनकी सिर्फ एक ही कमजोरी होती है, चांदी। तो ये डॉपलर कहर पे अटैक करने वाला होता है, मगर कहर के हाथ में एक सिल्वर का कॉइन है। तो निल्फगार्ड ने इस डॉपलर को किसी काम के लिए हायर कर लिया है। इसके बाद हमें फ्रेंजुला को दिखाया जाता है जो माउसैक के सामने मौजूद है। माउसैक कहता है कि मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम्हारी ट्रेनिंग के बारे में भी मुझे सब कुछ पता है। आपको याद होगा कि फ्रेंजुला ने येनिफर के साथ ही अर्तुजा में ट्रेनिंग पाई थी। अब आप सोच सकते हैं कि माउसैक तो खुद एक ड्रॉइड है, उसके पास तो खुद जादुई ताकतें हैं, तो फिर वो बंधा हुआ क्यों है? एक्चुअली माउसैक को कैद करने के लिए इन्होंने डिमेरिडियम का इस्तेमाल किया है। ये एक खास तरह का मेटल होता है और अगर किसी जादूगर को इससे बांध दिया जाए तो फिर उसकी जादुई ताकतें बेकार हो जाती हैं और काम नहीं करती। फ्रिंजुला इस बात के लिए श्योर है कि सिंत्रा की रियासत को आखिरकार हारना ही था। वो निल्फगार्ड के रूलर को व्हाइट फ्लेम कहकर पुकारती है। आप ये समझ सकते हैं कि फ्रिंजुला निल्फगार्ड रियासत के लिए काफी डिवोटेड है। तभी वहां पर वही डॉपलर पहुंचता है जिसे हमें अभी दिखाया गया था। उसने माउसैक का रूप ले लिया है और उसकी यादें भी अपने दिमाग में डाल ली हैं। वही ओरिजिनल माउसैक कहता है कि तुम उसके बारे में नहीं जानते। वो यहाँ पर सीरी की बात कर रहा है। वो कहना चाहता है कि सीरी के पास भी स्पेशल एबिलिटीज हैं, स्पेशल ताकतें हैं। उसकी रगों में एल्डर ब्लड दौड़ता है और उसे हराना, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। खैर इसके फौरन ही बाद असली माउसैक को मार दिया जाता है। इन्हें पिछले एपिसोड में पता चल गया था कि सीरी ब्रोकेलॉन फॉरेस्ट में है, जहां पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता क्योंकि इस जंगल में अलग अलग जगह पर ट्रैप्स होते हैं और इसके अंदर खुद ड्रायड्स रहते हैं जिनके साथ मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा। शायद इसीलिए इन्होंने एक डॉपलर की मदद ली है और उसे माउसैक का रूप दिया है। सीरी माउसैक को पहले से जानती है तो शायद इसी डॉपलर की मदद से ये लोग सीरी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। कहर इस डॉपलर को कहता है कि इन्हें सीरी जिंदा चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद ये सीरी की ताकतों को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे या एक्चुअल प्लान क्या है फिलहाल नहीं पता। इसके बाद पहुंचते हैं येनिफर के पास जिसकी कहानी सीरी की टाइमलाइन से 13 साल पहले चल रही है। वो एक मैजिकल शॉप में है जहां पर कुछ खरीदना चाहती है, मगर उसके पास पैसे नहीं हैं। हमें पता चलता है कि अब वो किसी राजा को सर्व नहीं करती बल्कि वो आजाद हो चुकी है। हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि उसकी बाहों में एक छोटे बच्चे ने दम तोड़ दिया था। हो सकता है उसी वजह से येनिफर ने अपना रास्ता बदला हो। पिछले एपिसोड में हमें यह भी पता चला था कि येनिफर राजाओं की पॉलिटिक्स को सुलझाते सुलझाते तंग आ चुकी थी। तो फिलहाल वो आजाद तो है, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो जादू के लिए जादुई सामान खरीद सके। एक तरह से आप उसे जादुई दुनिया का रेबल समझ सकते हैं। उसने ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स के स्कूल अर्तुजा से पढ़ाई तो की, मगर वो उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रही, खुद अपना ही दिमाग चला रही है। शॉपकीपर उसे बताता है कि वो पास वाले शहर में जाकर पैसे कमा सकती है क्योंकि वहां पर जादूगरों और जादूगरनियों पर टैक्स लगाया जाता है। ऐसे में उस शहर को ज्यादातर जादूगर छोड़कर जा चुके हैं। अगर येनिफर वहां अपना काम शुरू करती है तो काफी पैसे कमा सकती है। येनिफर वही करती है जो शॉपकीपर ने कहा है। वो राइन नाम के इस शहर में पहुंच जाती है जहां पर जादूगरों पर टैक्स लगता है। वो यहाँ पर एक छोटी सी दुकान भी खोलती है और लोगों की मदद करती है और उनसे पैसे लेती है। वो इन लोगों की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को अपने जादू के जरिए सुलझाती है। येनिफर का ये काम काफी फल फूल रहा होता है। उसकी दुकान के आगे लंबी लाइन लगी होती है। खैर कुछ वक्त बाद यहाँ पर इस जगह के मेयर बॉय बरांट पहुंचते हैं और येनिफर से कहते हैं तुम टैक्स नहीं दे रही।
जैसे कि पहले भी बताया गया था कि राइंड शहर में जादूगरों पर टैक्स लगता है। येनिफर पैसे देने से मना कर देती है और बदले में सरेंडर कर देती है। पहुंचते हैं गैरल के पास जो एक जगह पर फिशिंग कर रहा है। यहाँ पर जैस्कियर पहुंचता है और कहता है कि हम बहुत वक्त बाद मिले हैं। वाकई पेवेटा और डूनी की शादी के बाद से इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई है, तो इनकी मुलाकात हुए सालों बीत चुके हैं। जैस्कियर नोटिस करता है कि गैरल फिशिंग कर रहा है। वो कहता है कि कुछ मछलियां मेरे लिए भी छोड़ देना। गैरल बताता है कि वो यहाँ कोई मछली नहीं पकड़ रहा, बल्कि उसे नींद नहीं आती, इसीलिए वो एक जिन की तलाश कर रहा है। गैरल चैन की नींद सोना चाहता है। उसे लग रहा है कि अगर उसके हाथ में कोई जिन आ जाएगा तो वो उससे अपनी नींद की बीमारी का इलाज मांगेगा। इस दुनिया में जिन उसी तरह से काम करते हैं जैसे किसी भी फैंटेसी वर्ल्ड में होता है। अगर आपके पास एक जिनी का लैंप आ गया है तो आप उससे कोई 3 विशेस मांग सकते हैं, मगर ये विशेस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने विश मांगते हुए शब्दों में जरा भी गड़बड़ की तो इसका रिजल्ट काफी उल्टा हो सकता है। जैस्कियर यहाँ पर मेंशन करता है कि गैरल्ट को नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो अपनी किस्मत से भाग रहा है। वो यहाँ पर लॉ ऑफ सरप्राइज की बात करता है। कहता है तुम्हारी बेचैनी की वजह यही है। जैस्कियर का कहने का मतलब है कि गैरल्ट को सिंत्रा में होना चाहिए, पेवेटा की औलाद के साथ। जैसे कि हम जानते हैं गैरल्ट किस्मत में विश्वास नहीं करता, वो सिंपली चाहता है कि कोई जिन उसे चैन की नींद दे दे। इन दोनों के हाथ में फाइनली वो बॉटल आ जाती है जिसके अंदर जिन हो सकता है। ये दोनों इस बॉटल को लेकर झगड़ने लगते हैं और अचानक से ये बॉटल खुल जाती है। जैस्कियर जल्दी जल्दी कुछ विशेस मांगता है और गैरल्ट गुस्से में कहता है मुझे बस शांति चाहिए। तभी गैरल्ट के मुंह से अचानक से खून निकलने लगता है। जैस्कियर कहता है उसके साथ ये जिन कर रहा है। वहीं गैरल्ट के हाथ में एक स्क्रैच पड़ जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि उसकी एक विश पूरी हो चुकी है। उसे थोड़ी शांति चाहिए थी जैसे उसने कहा था, और जैस्कियर गैरल्ट से झगड़ रहा था, शायद इसीलिए जैस्कियर के मुंह से अब खून निकल रहा है। जिस गैरल्ट को जैस्कियर पर गुस्सा आ रहा था अब उसकी हालत देखकर परेशान हो गया है। वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे अपने साथ चिरिडन के पास लेकर जाता है। ये एक तरह का हीलर है, मगर वो कहता है कि मैं जैस्कियर का दर्द कम तो कर सकता हूँ, मगर इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा। जैस्कियर पर एक जादुई टोटका हुआ है जिसे ठीक करना मेरे बस के बाहर है। फिर वो उसे पास वाली रियासत राइंड में जाने के लिए कहता है और ये भी बताता है कि वहां पर एक जादूगरनी रहती है। हालांकि वो जादूगरनी थोड़ी खतरनाक है, मगर इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएगी। चिरिन बताता है कि मेयर ने इस जादूगरनी को अपने घर में रखा हुआ है। हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शख्स जानता है कि येनिफर काफी खतरनाक जादूगरनी है। उसे लग रहा है कि जैस्कियर की जान बचाने में येनिफर कामयाब तो हो सकती है, मगर पता नहीं अगर येनिफर का दिमाग फिरा तो उल्टा गैरल्ट और जैस्कियर की जान मुश्किल में आ सकती है। खैर गैरल्ट को अपनी जान की परवाह नहीं है, वो जैस्कियर को ठीक करना चाहता है, इसीलिए मेयर के घर की तरफ बढ़ जाता है। पहुंचते हैं येनिफर के पास जो मेयर के घर में रह रही है। वो अपने कमरे में मौजूद है और यहाँ पर उससे मिलने आती है टिसाया। पता चलता है कि इन दोनों की मुलाकात हुए भी सालों बीत चुके हैं। आखिरी बार ये उसी पार्टी में मिले थे जहां पर येनिफर ने एड्रिन के राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया था। टिसाया येनिफर को अपने साथ वापस अर्थुजा चलने के लिए कहती है। वो बताती है कि एड्रिन का राजा अब मारा जा चुका है। वो ये भी कहती है कि फ्रेंजुला अपने करियर में काफी तरक्की कर रही है क्योंकि वो आज तक निल्फगार्ड को सर्व कर रही है। वहीं येनिफर अपने रास्ते से भटक चुकी है। हमें पता चलता है कि येनिफर एक्चुअली ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स से छुप कर रह रही है, मगर उन लोगों को येनिफर के बारे में खबर मिल रही है क्योंकि येनिफर दोबारा से फर्टाइल होना चाहती है। वो छोटे मोटे काम करके पैसे कमा रही है और ऐसी जादुई चीजें खरीद रही है जिनसे टोटका करके खुद बच्चा पैदा कर पाए। टिसाया उसे बताती है कि ये कभी नहीं हो सकता, चाहे तुम कितना भी चाहो। तुमने जो हासिल किया है उसके बदले तुम्हें पेमेंट करनी पड़ी थी। आपको याद होगा कि जब जादूगर ने येनिफर का रंग रूप बदला था तो उसे कहा था कि इसके बदले तुम्हें अपनी फर्टिलिटी देनी पड़ेगी, मगर येनिफर का मूड अब चेंज हो चुका है। शायद ऐसा इसीलिए हुआ है जो हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था। उसकी गोद में एक बच्ची ने दम तोड़ दिया था। शायद इसी वजह से येनिफर के मन में एक बच्चा पैदा करने की चाह जगी है। यहाँ टिसाया येनिफर से काफी प्यार से बात करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ वो चाह रही है कभी भी पूरा नहीं हो सकता। मगर येनिफर को लग रहा है कि टिसाया झूठ बोल रही है। वो कहती है कि अगर तुम मेरी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकती का मतलब ये नहीं हुआ कि दुनिया में और कोई इस प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल सकता। येनिफर को लग रहा है कि टिसाया येनिफर की पावर्स का इस्तेमाल करना चाहती है। वो टिसाया को यहाँ से जाने के लिए कहती है। हम साफ देख सकते हैं कि टिसाया को येनिफर की परवाह है।
टेसा कहती भी है, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ, मगर येनिफर को इस बात में सच्चाई नजर नहीं आती। इसके बाद हमें गेरल्ट को दोबारा दिखाया जाता है, जो मेयर के घर के सामने पहुंच चुका है। यहाँ पर जो गार्ड होता है वो उससे पैसे मांगता है ताकि उसे अंदर जाने की परमिशन दे सके। गेरल्ट इस बात पर इस गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है और खुद पहुंचता है मेयर के घर के अंदर। यहाँ गेरल्ट की मुलाकात होती है मेयर से, जो हिप्नोटाइज नजर आ रहा है। उसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं और वो येनिफर के लिए बाहर जूस लेने आया है। वो कुछ बड़बड़ा रहा है कि येनिफर जो चाहती है वही होता है। इससे पहले हमने जब मेयर को देखा था तब के मेयर में और अब में काफी फर्क है। उस पर वाकई जादू किया गया है। गेरल्ट जैस्कियर को अपने साथ लेता है और पहुंचता है वहां जहां येनिफर मौजूद है। गेरल्ट को पता चलता है कि येनिफर ने यहां मौजूद सारे लोगों को हिप्नोटाइज किया हुआ है। यह पहली बार गेरल्ट और येनिफर की मुलाकात होती है। इन दोनों की पहली बातचीत ही लाइट फ्लर्टिंग से शुरू होती है। येनिफर गेरल्ट में काफी इंटरेस्टेड नजर आ रही है। वो कहती भी है कि मैं पहली बार किसी विचर से मिल रही हूँ। गेरल्ट बताता है कि मेरे दोस्त जैस्कियर पर एक जिन ने हमला किया है और वो चाहता है कि जैस्कियर ठीक हो जाए। येनिफर के चेहरे पर आए एक्सप्रेशंस को देखकर लगता है कि उसके दिमाग में कोई प्लान आया है, जो हमें आगे की कहानी में पता चल जाएगा। अगले सीन में हमें येनिफर और गेरल्ट को फिर से दिखाया जाता है। पता चलता है कि जैस्कियर को ठीक किया जा चुका है और फिलहाल वो सो रहा है। थोड़ी देर पहले ही गेरल्ट ने येनिफर को कहा था कि वो किसी तरह से जैस्कियर को ठीक कर दे, इसके बदले वो मुंह मांगी कीमत चुकाएगा, लेकिन अब वो कह रहा है कि उसके पास पैसे ही नहीं हैं। येनिफर इस बीच गेरल्ट को नहाने के लिए कहती है। गेरल्ट उसे मना नहीं करता क्योंकि आखिरकार उसने गेरल्ट के दोस्त जैस्कियर की जान बचाई है। वो टब में बैठा होता है और अपनी कहानी सुनाने लगता है। येनिफर को यह बात काफी अजीब लगती है कि गेरल्ट सिर्फ नींद पाने के लिए एक जिन का इस्तेमाल करने वाला था। येनिफर भी इस टब में आ जाती है और अब ये दोनों अपने बचपन की बातें करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि किस तरह से बचपन से ही ये अकेले रहे हैं। जहां एक तरफ येनिफर को बचपन से प्रताड़ित किया गया, वहीं गेरल्ट भी बचपन से ही एक विचर स्कूल में चला गया, जहां पर 10 में से सिर्फ 3 बच्चे ही ट्रेनिंग पूरी कर पाते हैं। दोनों को एहसास होता है कि इनके बीच काफी कुछ कॉमन है। जहां येनिफर को अपनी डिफॉर्मिटीज की वजह से बचपन से ही लोगों के ताने सुनने पड़े, उनकी नफरत का सामना करना पड़ा, वहीं इस विचर के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। मगर फिर भी इन दोनों को एक दूसरे पर यकीन नहीं हो रहा है। गेरल्ट को लगता है कि येनिफर अपने फायदे के लिए इस रियासत का इस्तेमाल कर रही है। वहीं येनिफर का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं शहर के लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मगर गेरल्ट को लगता है ऐसा नहीं है। येनिफर को भी इस बात पर यकीन नहीं है कि गेरल्ट जिन का इस्तेमाल सिर्फ नींद के लिए करना चाहता था। या येनिफर ये भी कहती है कि गेरल्ट अगर येनिफर को पे नहीं भी कर पाता तो इसके लिए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। येनिफर इस बात से ही खुश है कि गेरल्ट उसे कंपनी दे रहा है, उससे बातचीत कर रहा है। इसके फौरन बाद ही गेरल्ट टब से बाहर आ जाता है और फिर पहुंचता है जैस्कियर के पास। उसने जैस्कियर को काफी कुछ उल्टा सीधा बोला था, उसकी सिंगिंग से जुड़े भी ताने मारे थे, मगर जैस्कियर शायद गेरल्ट का फिलहाल इकलौता दोस्त है। भले ही ये सालों बाद मिले हैं, मगर गेरल्ट को जैस्कियर की हालत पर अफसोस है। येनिफर ने कहा है कि जैस्कियर जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, मगर गेरल्ट को येनिफर की बातों पर भरोसा नहीं है। उसे लग रहा है कि येनिफर जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है। तभी गेरल्ट की नजर यहाँ पर बने एक निशान पर पड़ती है। ऐसा ही निशान जिन की बोतल पर भी मौजूद है। गेरल्ट को समझ आ जाता है कि येनिफर असल में जिन को कब्जे में करना चाहती है और ऐसा करने के लिए वो जैस्कियर का इस्तेमाल करेगी। येनिफर को लग रहा है कि फिलहाल जैस्कियर ही जिन का मालिक है। वो जैस्कियर की लास्ट विश का इस्तेमाल करना चाहती है ताकि खुद फर्टाइल हो सके। जिन को कैप्चर करने की कोशिश में येनिफर मारी जा सकती है, क्योंकि एक्चुअली जिन जैस्कियर की बात नहीं सुनेगा, बल्कि वो गेरल्ट की विशेस पूरी करेगा। इससे पहले कि गेरल्ट येनिफर को कुछ समझा पाता, येनिफर उस पर जादू कर देती है। जब गेरल्ट को होश आता है तो वो एक जेल के अंदर कैद होता है। यहाँ पर वही शख्स मौजूद है जिसने उसे येनिफर तक आने का रास्ता बताया था। ये शख्स बताता है कि मैं तुम्हारा पीछा करते करते आ रहा था ताकि तुम्हें रोक सकूं, मगर मुझे भी तुम्हारा साथी समझकर जेल में डाल दिया गया। यहाँ हमें पता चलता है कि चियरडन के दिल में येनिफर के लिए फीलिंग्स हैं। उसे लगता है कि ऐसा ही गेरल्ट के साथ भी है। शायद इन लोगों को लग रहा है कि जो लोग भी येनिफर से मिलते हैं, उसके करीब आते हैं, वो उसे प्यार करने लगते हैं। शायद ऐसा ही कुछ डेनेरिस के साथ भी होता था, है ना? खैर, वापस आते हैं स्टोरी पर, जहां वही गार्ड मौजूद है जिसे गेरल्ट ने मारा था और अब वो जेल के अंदर आकर गेरल्ट को पीटता है। गेरल्ट के हाथ बंधे हुए हैं। उसे पीटते पीटते कहा जाता है कि अपनी लास्ट विश बताओ क्या है।
गैरल गुस्से में कहता है, मैं चाहता हूँ तुम फट जाओ, और थोड़ी ही देर में यही होता है। गैरल को शायद एहसास हो चुका है कि जिन उसके कब्जे में है, ना कि जैस्कियर के। वहीं गैरल के हाथ पे एक और स्कार बन जाता है, यानी कि उसकी 2 विशेस पूरी हो चुकी हैं। बेसिकली गैरल ने अपनी दोनों विशेस वेस्ट कर दी हैं। वापस चलते हैं येनिफर के पास, जो कोई जादू टोटका कर रही है। जब जैस्कियर की आंखें खुलती हैं तो उसे लगता है कि शायद इन दोनों के बीच कुछ हुआ है, मगर फौरन ही उसे एहसास हो जाता है कि उसकी खुद की जान खतरे में है। येनिफर उसे धमकाती है और कहती है कि अपनी लास्ट विश मांगो। जैस्कियर विश मांगता है और येनिफर फिर से जादू शुरू कर देती है। वो इस जिन को कैद करना चाहती है। इसी बीच जैस्कियर अपनी जान बचाकर इस कमरे से बाहर भाग जाता है। वहां उसकी मुलाकात गैरल से होती है, जिसे वो बताता है कि येनिफर जिन को पकड़ना चाहती है। गैरल येनिफर को उसके हाल पर नहीं छोड़ सकता। उसे पता है कि ये जिन येनिफर को मार डालेगा। येनिफर चाहती है कि वो इस जिन के लिए वेसल बन जाए, मतलब जिन जिस तरह से किसी बॉटल में कैद होता है उस तरह से येनिफर के अंदर कैद हो जाए। ये काफी खतरनाक प्रोसेस है और जिन गुस्से में येनिफर को मार सकता है। शो में इस बात को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया कि येनिफर के पास अगर जिन आ जाएगा, उसकी बॉडी में अगर जिन आ जाएगा तो इसका क्या फायदा होगा, मगर किताबों में बताया गया है। इस जादुई दुनिया में एक जादूगरनी नेचर के अलग अलग एलिमेंट्स से जादू खींचती है, जैसे कि एयर, वाटर, फायर या फिर अर्थ। पर अगर एक जादूगरनी के अंदर खुद जिन होगा तो इस जादूगरनी को खुद ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जिन इन पावर्स को नेचर से खींचेगा। ऐसी जादूगरनी जिसके खुद के अंदर एक जिन रहता हो, उसकी पावर्स दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएंगी। मतलब वो दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा ताकतवर जादूगरनी बन जाएगी। येनिफर इसीलिए इतना बड़ा रिस्क ले रही है क्योंकि वो हमेशा से सबसे ज्यादा पावरफुल होना चाहती थी। गैरल जानता है कि इस प्रोसेस में वो मारी जाएगी क्योंकि जिन ऐसा नहीं होने देगा। जिन अगर एक लिविंग बॉडी में होगा तो उसे मार डालेगा। गैरल येनिफर को बचाने के लिए खुद उसके पास पहुंचता है। हालांकि वो जैस्कियर को कहता है कि येनिफर ने तुम्हारी जान बचाई है तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, मगर आप नोटिस कर सकते हैं कि गैरल के दिल में येनिफर के लिए फीलिंग्स आ गई हैं। येनिफर को समझ नहीं आ रहा कि जिन ज्यादा ताकतवर कैसे हो रहा है। उसे लग रहा था कि जैस्कियर इस जिन का मालिक है, जबकि ऐसा नहीं था। जिन यहाँ आ तो गया है, मगर वो येनिफर के कंट्रोल में नहीं आ रहा। गैरल बताता है कि जिन उसकी विशेस पूरी कर रहा था, ना कि जैस्कियर की। इस पर येनिफर उसे कहती है कि अपनी आखिरी विश मांगो। गैरल कहता है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं, मगर तुम्हें जिन को आजाद करना होगा। इस बीच हम देखेंगे कि जिन येनिफर के अंदर उतर रहा है और येनिफर का रूप बदल रहा है। गैरल ये देखकर परेशान हो रहा है, मगर येनिफर कहती है कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो तकलीफ तो होती ही है। जाहिर सी बात है, येनिफर इस बात को मानती है क्योंकि जब पहली बार वो ट्रांसफॉर्म हुई थी तब भी उसे काफी दर्द सहना पड़ा था। उसे लग रहा है कि दर्द ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। गैरल चाहता है कि येनिफर जिन को आजाद कर दे, उसे अपने अंदर ना उतरने दे। वही येनिफर इस बात पर गुस्सा हो रही है। येनिफर को लगता है कि कोई भी उसे कामयाब होता हुआ नहीं देख सकता। हर कोई उसकी ताकतों का खुद अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। थोड़ी देर पहले उसने टिसाया को भी ऐसा ही कुछ कहा था और अभी गैरल के बारे में भी वो यही राय रखती है। येनिफर दूसरे लोगों की मदद लेने से अक्सर इनकार करती आई है। हम नोटिस करेंगे कि येनिफर वक्त के साथ साथ काफी एरोगेंट हो गई है। बेसिकली जब से उसे अपनी जादुई ताकतों के बारे में पता चला है, तब से ही उसके अंदर एक ईगो आ गई है। जिस तरह से उसने टिसाया की बातें मानने से इनकार किया, एस्ट्रिड की बातें नहीं सुनी, उसी तरह से अभी वो गैरल की बात भी सुनने के लिए राजी नहीं है। अब गैरल अपनी आखिरी विश मांगता है ताकि जिन इस विश को पूरा करके यहाँ से गायब हो जाए। हम नहीं जानते कि गैरल ने जिन से क्या मांगा था। येनिफर को समझ नहीं आता कि इस विश के बाद जिन चला क्यों गया, क्योंकि येनिफर को लग रहा था कि जब जिन इस दुआ को पूरा करेगा तो वो उसे कैप्चर कर लेगी और अपने अंदर पूरी तरह से उतार लेगी और खुद इस जिन का वेसल बन जाएगी। ये पूरी इमारत गिरने लगती है और येनिफर फौरन एक पोर्टल बनाती है और ये लोग नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। येनिफर कहती है कि तुमने काफी ज्यादा गड़बड़ कर दी है, तुम्हारी वजह से जिन भाग गया और अब न जाने क्या होगा, क्योंकि अब ये जिन आजाद है। इस पर गैरल कहता है, जिन सिर्फ तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब उन्हें कैद करके रखा जाए। वो ये भी कहता है कि अगर तुम्हें कैद कर दिया जाए तो तुम भी गुस्सा तो होगी ही। इसके फौरन बाद ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद येनिफर गैरल से पूछती है कि तुमने जिन से क्या मांगा था, और गैरल इसका जवाब नहीं देता। हमें शो में पता नहीं चलता कि गैरल की आखिरी विश क्या थी, मगर कई सारी थ्योरीज हैं।
कई लोगों को लगता है कि गेरल्ट की ख्वाहिश थी कि येनिफर उसे प्यार करने लगे। वहीं कुछ पॉपुलर थ्योरीज ये भी कहती हैं कि उसने अपनी और येनिफर की किस्मत को एक बनाने की चाह रखी थी, ताकि इन दोनों के रास्ते एक दूसरे से जुड़े रहें। पहुंचते हैं ब्रोकेलॉन फॉरेस्ट में, जहां पर सिरी की किस्मत का फैसला किया जा रहा है। यहाँ मौजूद ड्रायड्स को पता चल चुका है कि सिरी की असलियत क्या है। वो सिंत्रा की राजकुमारी है और उसके अंदर एल्डर ब्लड मौजूद है। क्वीन एथनी का मानना है कि सिरी को यहाँ रुकना चाहिए, वहीं कई लोग इसके खिलाफ हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर कुछ और ड्रायड्स आते हैं, जिनके हाथों में निल्फ गार्ड्स के कुछ सोल्जर्स के कटे हुए सर मौजूद हैं। इन्हें पता चलता है कि निल्फ गार्ड रियासत के लोग सिरी को ढूंढ रहे हैं। वो इस जंगल पर अटैक कर सकते हैं। क्वीन आइथनी अभी भी यही चाहती है कि सिरी इस जंगल में सुरक्षित रहे, मगर यहाँ की कमांडर को ऐसा नहीं लगता। उनका कहना है कि सिरी अपने आप में खुद एक हथियार है। वो उसकी रगों में दौड़ते एल्डर ब्लड की बात कर रही है, जिसकी वजह से सिरी खुद काफी पावरफुल है। सिरी अपने अंदर मौजूद ताकतों को कंट्रोल करना नहीं जानती है और ऐसे में वो खुद अपने लिए और अपने आसपास मौजूद लोगों के लिए खतरा बन सकती है। खैर, क्वीन आइथनी की सिरी से बातचीत होती है और वो उसे कहती हैं, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम यहाँ पर रहो या फिर यहाँ से बाहर चली जाओ उस इंसान की तलाश में जिससे तुम पहले कभी नहीं मिली। बाहर की दुनिया में खतरा है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर वही डॉपलर पहुंचता है जिसने माउसैक का रूप लिया हुआ है। सिरी उसे देखकर खुश हो जाती है। क्वीन आइथनी उसे कहती है कि सिरी ने यहाँ रहना चूज किया है, जिस पर माउसैक उसे कहता है कि सिरी को यहाँ से बाहर निकलना होगा, वो इस जंगल में बिलोंग नहीं करती। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक डॉपलर जब किसी का रूप लेता है तो उसकी कुछ मेमोरीज भी उसके दिमाग में आ जाती हैं। वो यहाँ पर गेरल्ट ऑफ रिविया का नाम लेता है और कहता है कि सिरी उस इंसान को बिलोंग करती है। वो लॉ ऑफ सरप्राइज का भी नाम लेता है और हमें महसूस होगा कि ड्रायड्स के बीच भी इस लॉ ऑफ सरप्राइज की कितनी वैल्यू है। सिरी और क्वीन आइथनी एक दूसरे से जुदा होते हैं। दोनों ही काफी इमोशनल लग रहे हैं। क्वीन आइथनी उसे कहती है, हमेशा सही सवाल करने की आदत डालो। सिरी इस डॉपलर के साथ जंगल से बाहर जाने लगती है और उसके साथ साथ दारा भी मौजूद है। ये लोग सिरी को भेज तो रहे हैं, मगर अकेले नहीं। तो ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है या फिर मुझसे कोई बात छूट गई है तो कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए। बाय। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।